नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत। इस वक्त जो सभी देशों में सुर्खियां बटोर रहा है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि साउथ अफ्रीका में उत्पन्न हुआ और उसके बाद कई देशों में अब तक फैल चुका है। यही माना जा रहा है कि हमारे देश तक भी पहुंच चुका होगा, लेकिन इसका प्रसार ज्यादा ना हो, इस पर लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? बड़ा सवाल ये भी है कि कई देशों ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। खास तौर पर अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को आगे नहीं आने दिया जा रहा है और कई देशों ने अंदर इमिग्रेंट्स के आने को बिल्कुल ही रोक दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हमें भी सख्ती करनी चाहिए अपने बॉर्डर्स पर? इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त जो ओमिक्रॉन को लेकर के खबरें आ रही हैं, ऐसे में उसका संक्रमण ज्यादा होता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को लेकर अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया हैं, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर यतिन मेहता हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मेहता, अब तक जो खबरें आ रही हैं और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद डेल्टा से कुछ अलग हो और इतना ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन कॉज न करता हो। लेकिन आपका अभी तक का जो आप सुन रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कह रहा है, वो क्या है? देखिए, आपने सही मुद्दा उठाया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। घबरा के सब जगह सारे लोग इधर से उधर भागे, वो जरूरत नहीं है। ये अभी एविडेंस बहुत कम है। लोगों ने एनालाइज ही नहीं किया कि डेटा 100 मरीज, टोटल 93 मरीज आए हैं, कि किस हालत से है। लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका से डॉक्टर्स का जो आ रहा है इंफॉर्मेशन, उसमें यह है कि ये जरूर ट्रांसमिट ज्यादा होता है, ज्यादा लोगों को फैल सकता है, तो फैलता है शायद, लेकिन इतना सीवियर नहीं है। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही और ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हालांकि उनके जो लक्षण हैं वो थोड़े से अलग हैं बाकी कोविड से। वो जो पुराने कोविड में जो होता था कि वो आपको टेस्ट नहीं आ रहा और आपको स्मेल नहीं आ रही, आपको वो सब इसमें ज्यादा नहीं हो रहा। और दूसरा एक ये भी है कि प्रेजम्पशन है, लोग सोच रहे हैं साइंटिस्ट, कि अगर ये ज्यादा स्प्रेड करता है तो ये अगर वीक है, कमजोर है, इतना सीवियर नहीं होता, तो हो सकता है ये उसका फायदा ही हो, जिससे कि कमजोर जो वायरस है वो ज्यादा लोगों को हो और जो ज्यादा संक्रमण करता है वो वायरस ज्यादा नहीं हो। ये सारा अभी गेस कर रहे हैं लोग, इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को सारी अपनी सेफ्टी जगह में रहनी चाहिए। सरकार ने शुरू कर दिया है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, पर पैनिक करके सारे एयरपोर्ट बंद कर देने का कोई मतलब नहीं है। जापान में, ऑस्ट्रेलिया में वो आइलैंड है, वो करना आसान है, हिंदुस्तान में वो करना मुश्किल है। तो वो सब पैनिक की जरूरत नहीं है हम लोगों को। पर ये सारे, मैं देखता हूं बाजार में मास्क वगैरह बिना पहन के लोग सारे भीड़ में घूम रहे हैं। ये सारा सबसे ज्यादा बेटर वैक्सीन है आपका मास्क, इसलिए ये नहीं हमें भूलना चाहिए। जी, डॉक्टर लहरिया, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि देखिए ये वायरस तो है और अब रहेगा, इसके वेरिएंट्स भी आ सकते हैं और आते रहेंगे, तो अब शायद हमें इसके साथ जीने का तरीका सीखना होगा, ना कि हर बार पैनिक बटन दबाया जाए। आप इस पर क्या नजरिया रखते हैं? क्योंकि वेरिएंट का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह की शोर मचा है उससे काफी चिंता बढ़ी है सभी देशों की। जैसा कि आपने कहा कि हमें याद रखना होगा कि इस वेरिएंट में 50 म्यूटेशन है। अब जो 50 म्यूटेशन हैं उनमें से कुछ म्यूटेशन पहले दूसरे जो वेरिएंट्स हैं, जैसे अल्फा, बीटा, लेम्डा, उसमें मिले थे और उनमें कुछ बदलाव थे। इम्यून एस्केप या ट्रांसमिशन की जो क्षमता है वो देखी गई। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर सारे वेरिएंट और सारे म्यूटेशन एक साथ हो जाएं तो वही असर लाएं। तो हम फिलहाल नहीं जानते हैं कि क्या यह गंभीर बीमारी करेगा, क्या इसकी वजह से वैक्सीन काम नहीं करेंगी, या अन्य कोई चीजें नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक लोगों को सावधानी बरतने की बात है, तो यह सही बात है, क्योंकि इसमें इतने म्यूटेशन है, तो सावधानी ही इस पेंडेमिक में एक बहुत बड़ा बचाव है। और दूसरी बात याद रखने की यह है कि चाहे पुराना वेरिएंट हो या नया वेरिएंट, बचने के वही तरीके हैं: फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन।
तो इन चीजों को याद रखते हुए हमारे आसपास वेरिएंट आते रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल भारत में इसका ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन संभव है कि आने वाले समय में आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने अब तक कोई टीकाकरण नहीं करवाया है वो आज जाके टीकाकरण कराएं, जिनका दूसरा डोज ड्यू है वो दूसरा डोज लगवाएं और चीजें अपने आप सुधार आएंगी। जी डॉक्टर लहरिया, यहाँ मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हुआ है। आना ना आना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है कहना, क्योंकि हम हर किसी को टेस्ट नहीं कर पाते हैं जो आते हैं। डॉक्टर मेहता, जो डोजिंग गैप है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस पर कहा है, केरला की तरफ से पहले मांग आ चुकी है, वो सब कह रहे हैं कि आप डोजिंग गैप घटाएं। और हम देख रहे हैं कि यूके में अब उन्होंने 18 साल से ऊपर के जितने भी बचे हुए लोग थे उनको बूस्टर डोज भी देनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में क्या हमें भी अब डोजिंग गैप को लेकर के नीति बदलनी होगी? देखिए, डोजिंग गैप थोड़ा अगर कम करें वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके पहले मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने दूसरा वैक्सीन नहीं लिया मेहरबानी करके ले लें। मैं बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को देख रहा हूं कि जिन्होंने सेकेंड डोज लगवाया ही नहीं है और जिनके वैक्सीन वेस्ट जा रहे हैं, तो वो उन लोगों को अपना सिस्टम टाइट करना चाहिए, क्योंकि लोगों में लकीली हिंदुस्तान में अभी वो वैसे वगैरह में लोग कह रहे हैं वैसा नहीं है। इसलिए अगर सरकार अपना बढ़ा दे वैक्सीनेशन रेट और सारे लोगों को वैक्सीन करे, तो मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट भी रिस्क ऑफ सीरियस जो बीमारी है वो कम हो जाएगा। इसलिए डोजिंग वैक्सीन जो कम करने की है वो अवेलेबिलिटी और वो उस हिसाब से देख के थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जब 1 महीने के बाद वो 3 महीने का किया था डोजिंग गैप जो किया था वो 2 वजह से किया था। एक तो कुछ एविडेंस था कि थोड़ा अगर उसमें डिले होता है तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेहतर रहता है, वो साइंटिफिक बेसिस पे था। और दूसरा ये था कि वैक्सीन कम थे, इसलिए इससे थोड़ा टाइम हमें और मिल जाता था। लेकिन अब नए जो आ रहे हैं एविडेंस और जो नए हालात के हिसाब से शायद डोजिंग डोज भी कम कर सकते हैं, लेकिन सारी सरकारों को सारे लोगों को वैक्सीन कर देना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, और जो वैक्सीन बर्बाद हो रही है उनका इस्तेमाल जल्द से जल्द होना चाहिए। डॉक्टर लहरिया, सवाल ये भी उठता है कि ये अमीर देशों का बनाया हुआ खुद का प्रॉब्लम भी है। आप सारी वैक्सीन डोजेज अपने में ही इस्तेमाल करते हैं या बर्बाद कर देते हैं, और आप गरीब देशों को देना नहीं चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, इनकी तरफ से कोई वैक्सीन डोजेज नहीं दी जा रही थी शुरुआत में, खासतौर पे जब कोरोना फैल रहा था। ऐसे में गरीब देशों की मदद करना ये सिर्फ एक चैरिटी या एक बड़ी दिल दिखाने वाली बात नहीं हो जाती, ये क्यों जरूरी हो जाता है बाकी देशों के लिए, ये बताइए। हमें याद रखना होगा, और हम शुरुआत से ही यह सुनते आ रहे थे कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। और अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बात में देखने को मिल रहा है कि जो अमीर देश हैं जिनके पास बहुत सारी वैक्सीन रखी हुई है, उन देशों में 75% से अधिक आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन जब नया वेरिएंट अफ्रीका में आया जहां 7% के करीब आबादी वैक्सीनेट हो पाई है, तो भले ही उन देशों ने इतनी सारी वैक्सीनेशन कर रखा था, बूस्टर डोज लगा रहे हैं, तो भी वो उस परिस्थिति में आ गए कि वो घबरा गए हैं, लॉकडाउन या जो फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कर रहे हैं। तो यह फिर से याद दिलाता है कि दुनिया के हर हिस्से में व्यक्ति सुरक्षित होने चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलनी चाहिए जो उसके जरूरत के हिसाब से, तभी हम अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो मेरी राय में यह फिर से मौका है उन देशों को चेताने का, बताने का कि आप वैक्सीन अफ्रीका के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल भारत में एक अच्छी बात है कि भारत के पास अधिक वैक्सीन प्रोडक्शन है जितनी उसकी डिमांड या जरूरत है। मैंने सुना टीवी चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार ने कहा भी है कि अफ्रीका के देशों के लिए वो वैक्सीन शेयर करेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया के सभी देशों को इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि कुछ वैक्सीन अफ्रीकन देशों के पास शेयर की जाए और वहां पर वैक्सीनेशन रफ्तार तेज हो। जब सभी लोगों को 1 या 2 डोज मिलेंगे तभी इसका संक्रमण रुकेगा और तभी हम निश्चित हो सकते हैं कि इसका वेरिएंट नहीं आए। जी बिल्कुल, और कोवैक्स के जरिए भारत लगातार योगदान देता आया है। अब चाइना ने भी कई वैक्सीन डोजेस देने की बात कही है, डोनेट करने की भी, और साथ में साउथ अफ्रीका में उन्हें बना करके वहां पर बेचने की भी। तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे देश आगे बढ़कर गरीब देशों की मदद करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो ये चर्चा जारी है।
हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर यतिन मेहता और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहता, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो जैसा कि अभी साइंटिस्ट ज्यादा कह रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो म्यूटेशंस देखी जा रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इम्यून एस्केप वाली म्यूटेशन और वो बीटा के साथ मिलती जुलती है और ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि संक्रमण ज्यादा होने की वो डेल्टा जैसी ही है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर म्यूटेशंस होती भी हैं तो सिवियरिटी वायरस की कम होती जाएंगी? कुछ हम ये मान के चलें कि 5 साल बाद ये वायरस उतना खतरनाक नहीं रह जाएगा? नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि शायद ये वायरस भी थोड़ा कमजोर हो पुराने वायरस के हिसाब से। ये तो कहना हालांकि मुश्किल है अभी, लेकिन जैसे बाकी सारे बीमारियां आई और थोड़े टाइम तक, थोड़े साल तक पैनिक रहा और फिर सेटल हो गई, जैसे स्वाइन फ्लू आया था तो ये भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, तब हमें मालूम भी नहीं था कैसे ट्रीट करना है और सारे लोग घबरा रहे थे। अब स्वाइन फ्लू हर साल आता है, लेकिन ऐसा कोई पैनिक नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इम्यूनिटी भी आ जाएगी या डिजीज बीमारी होने से या वैक्सीन लगाने से, जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे दिल्ली में सीरो सर्वे में 97% लोगों को सीरो पॉजिटिविटी थी। इसलिए मेरे ख्याल से एक आध 2 साल में ये सेटल हो जाएगा, बॉडी को रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, लोग भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तब तक हमें खतरे से बच के रहना है। और ये भी सही है कि बीमारी को हमें कंट्रोल करना है, लेकिन इकोनॉमी भी तो चलनी चाहिए ना। आपको खाने के लिए रोटी भी चाहिए। अगर सारा ही बंद कर दें तो ये मुश्किल होता है सारा सील करने को देश को, क्योंकि हिंदुस्तान की तो बड़ी बॉर्डर्स भी हैं। सिर्फ फ्लाइट्स बंद करने से कुछ नहीं होना। और ये बात नहीं है कि ये सिर्फ बीमारी सिर्फ साउथ अफ्रीका में रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट आए हैं, ब्राजील में पेशेंट आए हैं, कनाडा में पेशेंट आए हैं, यूरोप में पेशेंट आए हैं, चीन में पेशेंट आए हैं, बांग्लादेश में पेशेंट आए हैं। इसलिए कितने देशों से आप बंद करोगे ट्रैवल ना? जी बिल्कुल। डॉक्टर लहरिया, एक महामारी जब आती है और उसका एक आम बीमारी बनना, साल दर साल आना और साल दर साल आने वाली बीमारी बनना, एक आम बीमारी, ये क्या हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई महामारी आई हो जिसने तबाही मचाई और फिर बाद में आम बीमारी हो गई हो? यह एक आम सी बात है कि जब कोई नया वायरस या कोई भी बीमारी जनक एजेंट आता है तो सारी आबादी उसके लिए ससेप्टेबल होती है। उसका मतलब हुआ कि किसी भी आबादी को संक्रमण हो सकता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब वो बीमारी और वो वायरस सब व्यक्तियों को प्रभावित कर देता है तो जो ससेप्टेबल पूल होता है वो कम होता चला जाता है, और ऐसा होने पर संक्रमण की दर कम होती चली जाएगी और प्रभावित लोग कम होंगे। तो यह पहले भी पास में हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लुएंजा 1918, 1920 में आया था। उससे पहले वो इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हर साल और नियमित रूप से इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती रहती है। इस बीच में 1957 में, 1967, 78 में भी फ्लू के पेंडेमिक हुए थे, लेकिन बाकी सालों में वायरस एक छोटे दर पर फैलता रहता है, सीजनल हो जाता है। दरअसल बात यह है कि जो पैथोजन आते हैं वो व्यक्ति उनके लिए पहले ससेप्टेबल होता है, लेकिन उनमें धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। यह वायरस के हित में होता है कि वो गंभीर बीमारी नहीं करे, क्योंकि अगर वायरस या किसी भी जीवाणु से गंभीर बीमारी होगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और फैल नहीं पाएगा। तो अधिकतर वायरस समय के साथ उस रूप में ढल जाते हैं जिसमें वो हल्की बीमारी करते हैं, फैलते रहते हैं, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं होता, और वही परिस्थिति आ जाएगी इसके साथ भी। बिल्कुल। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे दोनों हमारे एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मास्क पहने और अपने दोनों डोज लगवा लें ताकि आपकी प्रोटेक्शन पूरी चाक चौबंद हो, फिर आप किसी भी वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।